आप देख रहे हैं सुरार। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कर्नाटक में टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने किस तरह का हंगामा किया है। कर्नाटक के तुमकुर में कृष्णा अय्यर नाम के और कोथू नूर नाम के दो बीजेपी के विधायक के समर्थकों ने आपस में मारपीट की है। स्थानीय पार्टी के दफ्तर में घुस गए। पहले समर्थकों ने दफ्तर के अंदर रखे फर्नीचर को तोड़ा, फिर दफ्तर के बाहर बनी दुकानों को तोड़फोड़ की। दरअसल समर्थकों को शक था कि पार्टी किसी बाहरी को विधानसभा का टिकट दे सकती है और इस अंदेशे पर ही पार्टी दफ्तर का चेहरा खराब कर दिया गया। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एक नेता के समर्थकों ने भी पार्टी के दफ्तर के भीतर घुसकर तोड़फोड़ की थी। और आज बात करते हैं उस सबसे बड़े मांग की जो चंद घंटों के अंदर एक बड़ा विवाद बन गई। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर चांद सितारे वाले हरे झंडे को देश में बैन करने की मांग की है। रिजवी का तर्क है कि ऐसा झंडा तनाव फैलाता है। दरअसल रिजवी ये कहना चाहते हैं कि इस विवाद की जड़ इसलिए ज़्यादा गहरी है क्योंकि तमाम मुस्लिम धर्मगुरु आज हरे झंडे पर सितारों के साथ इस झंडे को आगे फहराकर ये प्रतीत करना चाहते हैं कि ये दरअसल इस्लाम का प्रतीक है। लेकिन इस्लाम में किसी भी झंडे को प्रतीकात्मक तौर पर भी इस तरह से आज तक नहीं दिखाया गया है। दरगाह पर लगे तो पाक आस्था की निशानी, जुलूस में लगे तो मजहबी शिद्दत का प्रतीक और पत्थरबाजों के हाथ में देखे तो पाकिस्तान परस्ती का सबूत। चांद तारे वाले इसी हरे झंडे को लेकर नया विवाद खड़ा हुआ है और इस विवाद की जड़ में है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की याचिका। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि जिसमें चांद तारे वाले हरे झंडे को देश में बैन करने की मांग की गई है। वसीम रिजवी ने चांद तारे वाले हरे झंडे को सांप्रदायिक तनाव फैलने की वजह भी करार दिया है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल फ्लैग है जिसको हमारे कुछ मुल्लाज जो है उसको धार्मिक झंडा बनाकर हिंदुस्तान में जो आप देखिए दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद जहाँ पे मुस्लिम आबादी है वहाँ घरों पे भी लगे हैं, क्रॉस दी रोड लगे हैं और मज़ारों पे भी लगे हैं। वसीम रिजवी की चांद तारे वाले हरे झंडे की याचिका की खबर जैसे ही फैली तो मुस्लिम धर्मगुरु विरोध में उतर आए। चांद तारे जो हैं वो खुदा की निशानी हैं, उस पर किसी का कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा हुआ है। इस वजह से ये कहना कि वो किसी दूसरे मुल्क का झंडा है ये बिल्कुल ही बेमाने हैं। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देगा। दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं और इन तर्कों के बीच मजहब को लेकर एक और तीखी बहस मानो देश में शुरू हो गई है। बहरहाल कोर्ट को इस मसले पर अभी विचार करना बाकी है, लेकिन अभी से इसको लेकर सियासी और सामाजिक बहस शुरू हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आपने देखा किस तरह से इस्लामिक धर्मगुरु चांद तारे वाले हरे झंडे को इस्लाम का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या वाकई में चांद तारे वाला हरा झंडा इस्लाम का प्रतीक है? क्या वाकई में इसका इस्लाम से कोई रिश्ता भी है? क्या कुरान शरीफ में चांद तारे वाले हरे झंडे को लेकर कुछ कहा भी गया है? असलियत क्या है, अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चांद तारे और हरे झंडे का जिक्र कुरान में कहीं पर भी नहीं है। पैगंबर साहब के झंडे का रंग सफेद था जिसे मुसलमान मानते हैं। मुसलमानों को चांद तारे वाले हरे झंडे से जोड़ना मान्यताओं का नतीजा है जो कि अलग अलग दौर में जन्मी है। कहा जाता है कि साल 1255 में हजरत मोहम्मद साहब के गुंबद शरीफ को सफेद रंग से हरा कर दिया गया, जिसके बाद कुछ तबकों ने इसे मजहब से जोड़ दिया। कहा यह भी जाता है कि 19वीं सदी में उस्मानिया सल्तनत के चांद तारे के साथ हरे झंडे को जोड़कर अपनी सल्तनत का प्रतीक बनाया था। उस दौर में यह मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत हुआ करती थी और यही वजह है कि मुसलमान खुद को आज भी चांद तारे वाले हरे झंडे से जोड़कर देखा करते हैं। इसका कोई भी रिश्ता इस्लाम या फिर कुरान से कतई नहीं है। तो आखिरकार ये झंडा क्यों फहराया जाता है? आज बात करते हैं गगन शक्ति की, जिसकी गूंज न सिर्फ नियंत्रण रेखा पर दिखाई दे रही है जो कि पाकिस्तान की सीमा से सटी है, बल्कि चीन से सटी नियंत्रण रेखा पर भी इसकी गूंज साफ सुनाई दे रही है। भारतीय वायुसेना 2001 के बाद अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्ध अभ्यास के जरिए एयरफोर्स ने यह जतलाने की कोशिश की है कि आसमान में हिंदुस्तान के जाबाज संसाधनों की कमी की वजह से भी
ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेंगे जिसमें चीन और पाकिस्तान को एक साथ एक मोर्चे पर न संभाल सके। गगन शक्ति नाम की तरह एयरफोर्स के इस युद्धाभ्यास ने जाहिर कर दिया कि आसमान में अब भी कोई चुनौती इन्हें पार नहीं पा सकती। तकरीबन 15 दिनों तक चलने वाला ये युद्धाभ्यास अब अपने दूसरे चरण में पहुंच चुका है, जहां एयरफोर्स का ध्यान LAC यानी चीन से सटी सीमा पर है। इससे पहले LOC यानी पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर एयरफोर्स ने इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया था। LOC पर किए गए इस अभ्यास में 5000 सॉटी यानी उड़ान भरी गई और इसमें लड़ाकू विमानों के साथ ही साथ ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स ने भी हिस्सा लिया। इस एक्सरसाइज को बिल्कुल युद्ध जैसे हालात को ध्यान में रखकर अंजाम दिया गया। खास बात यह रही कि पश्चिमी सीमा पर गगन शक्ति के दौरान हेलीबॉर ऑपरेशंस को भी बखूबी पूरा किया गया। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स अपनी ऑपरेशन क्षमता से कम संसाधनों के साथ काम कर रही है। वायुसेना के पास फिलहाल 32 ऑपरेशन स्क्वाड्रन है, जबकि 2 मोर्चों के लिए उन्हें तकरीबन 40 से 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। लेकिन गगन शक्ति के दौरान एयरफोर्स ने अपने पूरे फ्लीट को एक्सरसाइज में उतारा और 83% विमान ऑपरेशन साबित हुए, जो साफ जाहिर करता है कि इतने संसाधनों में भी एयरफोर्स चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर लोहा ले सकती है। टीम न्यूज नेशन। वायुसेना का यह पंच लाइन है, वी आर शेकिंग द हेवंस एंड स्प्लिटिंग द अर्थ, यानी हम आसमान को हिला रहे हैं और हमारे दम से धरती कांपने को मजबूर है। वायुसेना के प्रमुख BS धनोआ ने अपनी फोर्स की इस गगन शक्ति की यही परिभाषा रखी है। पश्चिमी बॉर्डर पर गगन शक्ति के कामयाब अभ्यास के बाद अब इसे दूसरे चरण में नियंत्रण रेखा से, जो कि चीन से सटी हुई है, वहां पर शुरू किया गया है। चीन इस वक्त भारत के लिए एक सामरिक चुनौती बन चुका है और यही वजह है कि वायुसेना अपनी पूर्वी मोर्चे पर खुद को मुस्तैद रखने के लिए यह प्रदर्शित कर रही है कि चीन की सेना कम से कम यह न समझे कि हिंदुस्तान की वायुसेना चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ लोहा नहीं ले सकती। सिर्फ 48 घंटे और पूरी एयरफोर्स पश्चिमी मोर्चे से पूर्वी मोर्चे की तरफ। जब तक घड़ी की सुइयां घूमी तब तक आसमान के ये जांबाज पाकिस्तान की चुनौती के लिए कसौटी पर खरे उतरकर चीन से चुनौती के लिए तैयार थे। सिर्फ 48 घंटों के अंदर 1000 से ज्यादा विमान पश्चिम से पूर्व की तरफ आ चुके थे। गगन शक्ति 2018 का दूसरा चरण सीधे सीधे चीन से मिलने वाली सामरिक चुनौती पर केंद्रित है और इसके लिए लद्दाख, उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल तक वायुसेना ने गगन शक्ति का दोबारा आगाज कर दिया है। चीन से सटी सीमा पर भारतीय एयरफोर्स के इस अभ्यास के अहम मकसद हैं, जिनमें सबसे अहम है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए तैयारी, ऊबड़ खाबड़ इलाकों में टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास, दूर दराज के इलाकों तक रसद और जवान पहुंचाने की प्रैक्टिस। यही वो चुनौतियां हैं जिनका सामना एयरफोर्स चीन और भारत जैसे बॉर्डर पर करती है और इन्हीं चुनौतियों से निपटने की तैयारी है गगन शक्ति का दूसरा चरण। देखिए, हर फोर्स अपने लिए एक वार प्लान बनाती है कि उसमें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, किस तरह के लेसन्स सीखने की ज़रूरत है। उसके लिए इस तरह की एक्सरसाइज बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे करने की ज़रूरत होती है और उसी उपलक्ष्य में वायुसेना ये गगन शक्ति नामक एक्सरसाइज को कर रही है। मीडिया में खबरें ये भी हैं कि दूसरे चरण में एयरफोर्स और नेवी भी कोऑर्डिनेशन का अभ्यास करेगी, जिसका मकसद होगा मलक्का स्ट्रेट्स में नेवी की तेजी से तैनाती। मलक्का स्ट्रेट्स वो इलाका है जहां चीन का 85% तेल और गैस जाता है। ये खबर भी तस्दीक करती है कि गगन शक्ति 2018 के दूसरे चरण के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ चीन है। टीम न्यूज नेशन। आज 17 अप्रैल है, वो दिन जो भारतीय सेना के इतिहास के लिए बड़ा ही अहम है, क्योंकि इसी दिन हिंदुस्तान के शूरवीरों ने सियाचिन पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया। आज का वो दिन है जब हिंदुस्तान के शूरवीरों ने सियाचिन पर अपना सिर्फ कब्जा ही नहीं जमाया, बल्कि पाकिस्तान के बढ़ते कदम को हमेशा के लिए रोक दिया। उस दिन इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत।
आइए आपको ऑपरेशन मेघदूत की कहानी उसी की जुबानी सुनाते हैं जिसने हिंदुस्तान का तिरंगा सबसे पहले 13 अप्रैल को यहां फहराया और 17 अप्रैल तक अपने आप को पूरे तरीके से महफूज कर लिया। साल 1984 अप्रैल का महीना। सियाचिन की बर्फ से ढकी सर्द पहाड़ियों में अचानक हलचल होने लगी थी। हाड़ कपा देने वाले तापमान में भारत के शूरवीर एक एक कर सियाचिन की पहाड़ियों पर उतरने लगे थे और फिर शुरू हुआ वो अभियान जिसका मकसद था सियाचिन पर तिरंगा लहराना और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत का मकसद सियाचिन के उन इलाकों पर कब्जा था जो सामरिक रूप से अहम थे। सालतोरो रिज तक पाकिस्तान का इलाका था लेकिन उसकी नजर पूरे सियाचिन पर थी। इसी बीच भारतीय सेना को खबर मिली कि पाकिस्तानी फौज ब्रिटेन में एक कंपनी से हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए जरूरी सामान खरीद रही है। वजह सामने आ चुकी थी और सियाचिन पर पाकिस्तान से पहले पहुंचने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन मेघदूत। 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन का आगाज हुआ। जवानों के साथ हेलीकॉप्टर बिलाफोंड ला की तरफ उड़ चला। बिना किसी संघर्ष के भारतीय जवानों ने बिलाफोंड ला पर कब्जा कर लिया। बिलाफोंड ला पर कब्जे के बाद मौसम थोड़ा खराब हो गया था। भारतीय जवानों को रुकना पड़ा लेकिन वो डरे नहीं, ठिठके नहीं। सामने पाकिस्तान था और ऊपर से पड़ती बर्फ। इसी सब के बीच जवान आगे बढ़ते गए और बिलाफोंड ला के बाद 17 अप्रैल को सिया ला पर कब्जा किया गया। बिलाफोंड ला और सिया ला पर कब्जा करने के बाद 23 मई को ग्योंग ला तक भारतीय जवान पहुंच गए और इसी के साथ सियाचिन पर कब्जा पूरा हो गया। इन 3 अहम दर्रों और पोजीशन पर कब्जा करने के साथ ही पॉइंट NJ 9842 तक पूरा इलाका भारत के कब्जे में था और यही सियाचिन में लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। सियाचिन और ऑपरेशन मेघदूत की कहानी भारतीय सेना के इतिहास में इन गौरवशाली पन्नों में शामिल है जिन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। टीम न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 5 स्कैंडिनेवियन देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। उनकी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन पहुंचे हैं। हम आपको बताते हैं कि इस यात्रा की अहमियत इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान 5 बड़ी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जो कि अपने आप में पूरी कहानी कहती हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब मोदी स्टॉकहोम के ऑरलैंडो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। एयरपोर्ट के बाहर उनका स्वागत जिस तरह से हो रहा था ये अपने आप में प्रदर्शित कर रहा था कि स्वीडन में बसे हिंदुस्तानी किस बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए वहां पर मौजूद थे। शंखनाद, भारत का तिरंगा और उसके साथ साथ बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी नागरिक या फिर हिंदुस्तानी मूल के लोग वहां पर मौजूद थे। हाथों में जिस तरह से सब कुछ और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम लोगों से मुलाकात भी की, आगे बढ़े, लोगों से हाथ मिलाया और जाहिर सी बात है ये प्रदर्शित करता है कि आज हिंदुस्तान का इस्तकबाल दुनिया के तमाम देशों में कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। दूसरी तस्वीर आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। दूसरी तस्वीर ये है जब वहाँ पर उनका राजकीय सम्मान किया गया। आधिकारिक मुलाकात उनकी हुई आज स्वीडन के राजा से और उनके स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ से उनकी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात की वो तस्वीरें देखिए जहाँ पर राजशाही का पूरा परिवार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला और एक ज़बरदस्त स्वागत भी उनका किया गया। तीसरी तस्वीर अभी आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोवेन की मुलाकात हुई। दोनों नेता गर्मजोशी से एक दूसरे के साथ मिले, सड़क पर चले, चहलकदमी की। जी हाँ, स्वीडन में जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं प्रधानमंत्री को वहां पर घूमते हुए, इसी तरह से वहां के तमाम राजनेता घूमते हैं। सुरक्षा की व्यवस्था कोई अलग से नहीं की जाती, आम नागरिक और प्रधानमंत्री एक साथ घूमते हैं। सुरक्षा की व्यवस्था इतनी कारगर वहां पर है। और अब आपको अगली तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां भारतीय ये देखिए आप, भारतीय मूल के जो बच्चे हैं वहाँ पर थे और इनका जिस तरह से स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बच्चों के साथ काफ़ी लंबी बातचीत की, बच्चों से बहुत कुछ जानने की कोशिश की। इन बच्चों को देख एक बार फिर ऐसा लगा जैसे कि मोदी हंसी मजाक करते हुए पूरे तरीके से नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं, स्वीडन की हैं। और आखिरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आधिकारिक बैठक और मुलाकात के बाद स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफान कुछ देर के लिए झील के खड़े होकर गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद हैं। दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई। बातचीत क्या हुई इसके बारे में तो खैर कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों नेताओं की बातचीत बता रही है और खास करके हाव भाव बता रहा है कि वह काफ़ी आत्मीय बातचीत हुई है।
इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कैंडिनेवियन देशों के साथ भारत के आर्थिक और राजनयिक संबंधों को और बेहतर करने पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नॉर्वे, फिनलैंड जैसे देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों की अकूत भरमार है। ऐसे में सर्विसेज और एजुकेशन सेक्टर में भी इन देशों के साथ साझा कर हिंदुस्तान काफी बढ़त हासिल कर सकता है। तीस साल बाद नॉर्डिक देशों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी स्वीडन के बाद डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत और स्वीडन के बीच आज ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप पर सहमति बनी। स्कैंडिनेवियन देशों में स्वीडन और भारत के बीच पुराना रिश्ता रहा है। 1950 में भारत और स्वीडन के बीच व्यापारिक संबंध रहे हैं, लेकिन ये संबंध जरूरत मुताबिक रफ्तार नहीं पकड़ पाए और इसी कमी को पूरा करने के लिए मोदी गए हैं। बात स्कैंडिनेवियन देशों की करें तो फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योगों में इन देशों की तकनीक सबसे ऊपर है और इन सभी सेक्टर्स का बड़ा बाजार भारत में है। साथ ही शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये देश काफी आगे हैं, जिन्हें मोदी अपनी गवर्नेंस का केंद्रीय बिंदु बनाना चाहते हैं। उद्योगों के साथ ही पीएम मोदी की नजर स्कैंडिनेवियन देशों में मौजूद बड़े तेल, गैस और खनिज भंडारों पर भी होगी। नॉर्वे तो ऑयल का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। डेनमार्क भी ये सब इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, हाईटेक इंडस्ट्री, सोलर, तो इसीलिए ये भारत के लिए बहुत ऐसे इन देशों के साथ संबंध रखना, बढ़ाना, बहुत खुशी की बात है कि अभी प्रधानमंत्री वहाँ हैं। अगर मोदी स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों के उद्योगपतियों को भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए राजी कर पाते हैं, तो इससे मेक इन इंडिया को भी बड़ी मदद मिलेगी। प्रोटोकॉल तोड़कर जिस तरह से स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लोवेन ने पीएम मोदी का स्वागत किया, उससे समझा जा सकता है कि स्वीडन के दिल में भारत के लिए मायने क्या है। 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा का शुरूर वहां रहने वाले भारतीयों के भी सर चढ़कर बोल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सतुलराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। लखनऊ के इंदिरा नगर कॉलोनी के पास झुग्गियों में आज दोपहर भीषण आग लग गई है। देखते देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। आग ने चारों तरफ अफरा तफरी मचा दी। झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने किसी तरह से भागकर जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आग की चपेट में आकर सैकड़ों लोगों का आशियाना आज जरूर भस्म हो गया।